विश्वनाथ की बहुत कृपा है कि हम इसको करवाए और करवा पाने में हुए, और इसको हमने कहते हैं ना कि इसको सफल होते हुए देखा अपने आँख के सामने, लोगों को मुस्कुरा कर जाते हुए देखा, अपने हाथ से कितनों को ऑफ़र लेटर वहीं का वहीं स्टेज पे ही दिया। अपनी बहुत बेटी की शिक्षा में वो तनिक भी ना हिचके, बेटी को तैयार करें, क्योंकि जितना वो सींचेंगे बेटा में, उससे कम में ही बेटियाँ अच्छी फल दे जाएंगी। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, समाज सेवा तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। आज हमारे साथ किरण प्रभाकर मैम हैं, जो इन्होंने एक इतिहास के टाइप से ले सकते हैं कि इतिहास रचा है इन्होंने। जहां लोग शहरों में रोजगार योजना का आयोजन करवाते हैं, वहीं मैम ने आज गाँवों में जाकर रोजगार योजना, कहने का मतलब हुआ कि जहां गाँव के लोग शहर आकर रोजगार खोजते हैं, यहाँ रोजगार खुद गाँव में पहुँचा है। मैम, ये किस तरीके का रोजगार योजना था? बेरोज़गारों को राहत देने की बात जब की जाए तो उसमें हो जाता है कि उनको रोज़गार दें, तो बेरोज़गारों के लिए रोज़गार देने की योजना ही है। अच्छा, इसमें मतलब कुछ खास क्राइटेरिया था या फिर मतलब सभी लोगों के लिए ओपन था मैम? कम से कम 12th तो होना ज़रूरी है। बाकी आप जो भी जितना भी हाई फाई क्वालिफ़िकेशन है सबका ही वेलकम था। दूसरी बात कि एज का बता दूं कि 18 से 35 साल का था, तो 18 से पहले नहीं, 35 के बाद नहीं, और इसी एज ग्रुप के लोगों को अक्सर नीड होती है। ऐसे मुझे बाद में पता चला, कुछ लोग मेरे पास आए थे कि उनका 40 हो गया है, 44 हो गया है, तो मुझे उन लोग के लिए लगा कि लेकिन अब तो लेना तो कंपनियों को है, तो 40-44 ऐसे लोगों को तो ट्रेंड भी नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए भी आदमी कुछ बिजनेस उजनेस का बात सोचा जाएगा बाद में। लेकिन जो हमने रोजगार फेयर लगाया वो 18 से 35 साल के लोगों के लिए था। महिलाओं के लिए कुछ मैम विशेष? महिलाओं के लिए विशेष का है कि देखिए, किसी के लिए विशेष का बात नहीं है, सबको जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत अभी तक नहीं पूरी हो पाई है, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो हमारे यूथ को जिनको रोज़गार चाहिए था, जो उनको नहीं मिल पाया था, तो हमने उनको वो अवसर मुहैया कराया। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में या हमारे भारत देश में लड़कियों की शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, जो उनको कम मिलता है। जितना उनको चाहिए, जितना लड़कों को दिया जाता है, उतना लड़कियों को नहीं। इसके लिए मैं लड़कियों की शिक्षा पे विशेष काम कर रही हूँ, ताकि मैं पहले तो फादर लोग को काफ़ी अवेयर कर रही हूँ कि अपने बेटी की शिक्षा में वो तनिक भी ना हिचके, बेटी को तैयार करें, क्योंकि जितना वो सींचेंगे बेटा में, उससे कम में ही बेटियाँ अच्छी फल फूल जाएंगी। अच्छा मैम, इसमें कितने प्रकार की कंपनियां आई और कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों का नाम कुछ? कंपनियां आई, टीएफएस है, स्टील बर्ड हेलमेट का नाम आपने सुना होगा, जी जी। हाईटेक का नाम सुना है, सुविधा सेफ्टी का नाम सुना है। ऐसे एसआईएस सुरक्षा प्रदान करने वाली एक कंपनी है, सेवन सेलर्स है, तो कोलोनिकल अकेडमी है, तो बहुत बड़ी बड़ी लगभग कंपनियां आई। कितनी कंपनियां थी मैम? 16 कंपनियां आई थी। 16 कंपनियां। और लगभग चयनित कितने मतलब लोग हुए जो रोजगार में? देखिए, अभी तो एकदम से हम नहीं कह सकते कि यही आंकड़ा है, मतलब फिक्स, लेकिन लगभग। इतना इतना पक्का है कि 500 से ज़्यादा लोगों ने रोज़गार पाया है। और लगभग कितने दिन इतना का इतना आयोजन था? हमने नहीं सोचा था, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना हो पाएगा, लेकिन कहते हैं ना, महादेव जो चाहे वो करा सकते हैं। अच्छा मैम, एक थॉट ये कहाँ से आया कि मतलब हम शहर से रोजगार मेले का आयोजन गाँव में करवाएं? मतलब इस तरीके का आयोजन काफी मतलब अलग शहर हट के है, में क्योंकि शहर में रोजगार तो शहर में ही लगाए जाते हैं। नहीं नहीं, शहर में तो है ना अपॉर्चुनिटी, शहर में शिक्षा का भी है, रोज़गार किनको मिलता है, तो उनको शिक्षित बनाने के लिए स्कूल कॉलेज हैं काफ़ी अच्छी संख्या में, अच्छे क्वालिटी में। हमारे गांव ही तो वंचित हैं, तो जो ये अवसर हो रहा है, तो अवसर तो उनको, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई की है, उन्होंने अपना दिन यूँ ही नहीं, खेतों में ही बैठ के नहीं बिताया है, उन्होंने पढ़ाई की है, रात रात भर वो भी जगह हैं, तो उनके लिए भी कोई सोचने वाला चाहिए, तो कम से कम और कोई सोचे ना सोचे, उनकी किरण दीदी तो सोचेगी। अच्छा, इसके पहले मैम कहीं रोजगार मेले का आयोजन करवाए थे कि नहीं, पहली नहीं, ये बार? मेरा फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट टाइम था, और ये बहुत ही बढ़िया रहा। विश्वनाथ की बहुत कृपा है कि हम इसको करवाए और करवा पाने में समर्थ हुए, और इसको हमने कहते हैं ना कि इसको सफल होते हुए देखा अपने आँख के सामने, लोगों को मुस्कुरा कर जाते हुए देखा, अपने हाथ से कितनों को ऑफ़र लेटर वहीं का वहीं स्टेज पे ही दिया। बहुत अच्छा था। अब आगे की क्या मतलब सोच रखें, कब इसके आयोजन फिर से करवाइएगा और लोगों को इस मुस्कान का मौका दीजिएगा?
अभी मैं उस डेट के बारे में तो नहीं कह सकती कि यही पर्टिकुलर डेट रहेगा कि मैं फिर कराऊंगी, लेकिन ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। इतना के लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि साल में एक बार तो ये पक्का लगेगा और ये हमेशा लगते रहेगा। मतलब हर एक साल लगभग किसी तारीख को आयोजन करवा सकते हैं। हाँ हाँ, किसी किसी समय, जैसे मतलब कहते हैं ना, जो रोज़गार करने वाले हैं, जिनको चाहिए, जो रोज़गार देने वाले हैं, जब हम दोनों को मिलाने के लिए दोनों का मूड तैयार होना चाहिए, तो जब ये पूरा जुटता है एक साथ तो फिर हम कराएंगे। अच्छा मैम, आपने भगवान विश्वनाथ का नाम लिया तो कहीं ना कहीं धार्मिक और आपके बारे में जैसी चर्चा है कि आपने कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए भी अपना सहयोग दिया, तो लगभग ऐसे कितने मंदिरों को आपने सहयोग दिया और किस मैंने तरीके से करीब आपका ये काम चल रहा अभी 40-45 मंदिरों का मतलब मंदिर दर्शन यात्रा प्रोग्राम किया, जिसमें हमने भगवान को प्रणाम किया और उस भगवान से कहा कि उस क्षेत्रवासियों के जीवन में खुशहाली दीजिए, उनके सुख समृद्धि की हमने कामना की। और हमने सारे गांव वासियों को बताया कि हम मंदिर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि हमें पहले तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि मंदिर में साक्षात जगत जननी जगदम्बा विराजती हैं साक्षात, और उनका अच्छे मूड में, अच्छे खुशी में रहना उनका ज़रूरी है। जब माँ मुस्कुराएंगी तभी क्षेत्र के लोग मुस्कुरा पाएंगे। तो इसके लिए इन मंदिरों का जो जर्जर अवस्था हुआ है वो क्यों हुआ है, किस अनदेखी की वजह से हुआ है, तो वो ना हो। तो उसके लिए मैंने लोगों से कुछ ऐसे ऐसी बातें उनको बताई कि ऐसा करके हम मंदिरों को गिरने से, ऐसे ध्वस्त होने से या फिर बदरंग होने से रोक सकते हैं। तो ये हमने सर्वे किया और उसके बाद उस सर्वे में करीब 15-20 मंदिर ऐसे हैं जिनके लिए हमें काम करना है। तो हमने उसमें 3-4 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और फिर अभी मैं दशहरा बाद आती हूँ, तो जो बाकी के मंदिर हैं तो उस पर हमें अपना अपना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन देना है। मैम एक माफ़ी मांगना चाहेंगे हम पहले तो, क्योंकि मैम निस्वार्थ भाव से सेवा करना काफ़ी कम देखा गया है। हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी राजनेता या कोई भी बड़े लोग जो समाज के होते हैं, वो कहते तो हैं निस्वार्थ भाव से सेवा के, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, जैसे पॉलिटिकल वगैरह क्षेत्र में आना या फिर किसी तरीके का स्वार्थ भाव रहता है। ऐसा तो नहीं कि मैम कुछ? जब मैं पहले कहीं जाती थी तो लोगों को, मेरे को देख के लगता था कि ये जो अच्छाई है ना, ये 2-4 दिनों का है, ये अच्छाई का रंगत उतर जाएगा। लेकिन उनको समय के साथ पता चल गया कि ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट चीज़ है। ये अच्छाई इतनी सॉलिड है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपको जवाब खुद खुद ही मिलेगा कि ये निस्वार्थ है या फिर क्या है। अच्छा मैम, ये एकाएक मतलब काफ़ी साल के बाद आपने मतलब ऐसे सेवा धर्म का सोचा, फिर कुछ कहानियाँ तो होगी जो इस विचारधारा में आप जुड़े और सेवा भाव से जुड़े लोगों की सेवा के लिए, जैसे रोजगार हो गया, मंदिर का थोड़ी जीर्णोद्धार हो थोड़ी लंबी कहानी है, अगर आप गया, शॉर्ट में। टाइम देंगे तो मैं बता जी बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल। एक बार एक मंदिर से ही शुरू होती है इसकी स्टोरी। एक ग्वालियर में शिव जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना था, जिसमें हम ही लोग यजमान बनाए गए थे, मुख्य यजमान। तो उस दिन क्या हुआ कि हम किसी के यहाँ गए खाने पर, हमें बुलाया गया और कुछ ऐसा था कि मैं गिर गई सीढ़ियों से। गिरी तो मेरे को यहाँ ज़ोर से चोट आई, बहुत ज़ोर से, तो मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं उठी। गिरते समय मुझे ही लगा कि हे शिव जी, कल कल प्राण प्रतिष्ठा है, कल पूजा है, इतने मतलब हज़ारों लोग आ रहे हैं, अगर मैं कुछ हो गया तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। भगवान कैसे भी मेरे को, कल को मुझे मार देना, लेकिन भगवान आज मेरे को बचा लो, क्योंकि मुझे पूजा करना ही करना है। तो ऐसा ख्याल आया, लेकिन मैं गिरी। मैं उठी तो मैं अच्छे से देख सकती थी, अच्छे से बोल सकती थी। फिर मैंने चल के देखा, मैं चल सकती थी। तो रात को मैं जब गई तो रात को मैंने देखा मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं पूजा में पार्टिसिपेट कैसे करूँगी। फिर मैंने काफ़ी ट्राई करके रात भर चलने का प्रैक्टिस किया, कैसे भी। एक मेरे पैर में इतना मोटा रड कहीं से घुस गया था, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड में पूरे मेरे को बहुत चोट लगे थे। तो उस दिन मुझे ये लगा कि ये चोट अगर थोड़ा और होता तो हो सकता है मैं कोमा में जा सकती थी, थोड़ा और होता तो मैं मर सकती थी। तो लगा कि ये बिजली जो जल रही है ज़िंदगी की, ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकती है। तो हम इतना बढ़िया ज़िंदगी महादेव ने हमें दिया है, सब कुछ है हमारे पास। जो एक जो ब्लेस्ड लाइफ कहते हैं, वो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे कमाओ खाओ
और मुझे तो कमाना भी नहीं, मतलब ऐसे ही खाओ घूमो, एक लग्जरी लाइफ जियो, अपने पसंद की चीज़ें करो। और ये तो जानवर भी करते हैं, तो क्या मुझे ऐसे एक दिन निकल जाना है दुनिया से? तो मुझे लगा नहीं, मुझे क्या ज़रूरी काम है, मुझे क्या करना है। तो जो मेरे दिमाग में फर्स्ट चीज़ आया कि मुझे करना है, वो मेरी माँ नज़र आई। मुझे लगा मेरी माँ को कहीं कहीं जाने का, घूमने का, तीर्थ करने का बहुत शौक़ था, लेकिन किसी वजह से मेरे पापा बिज़नेस में इतने बिज़ी रहे, वो किसान भी हैं और बिज़नेसमैन भी थे, तो मेरे पापा ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह से। और उन्होंने अपने लिए भी नहीं ध्यान दिया कि वो भी अपने जगह पे कहीं घूमने उमने का मन है। तो मैं जैसे दिल्ली लौटी, वैसे मैंने बिना चेंज किए पहले मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और उनको पूछा, मम्मी तुम्हें कहाँ घूमने का मन है बताओ। तो मम्मी ऐसे हमेशा बोलती है, नहीं तुमको क्या, हम कुछ भी। लेकिन उस दिन तपाक से उसने बताना शुरू किया, मुझे बद्रीनारायण घूमने का मन है, गंगा सागर जाने का मन है, अयोध्या जी जाने का मन है। तो 3-4 बता के चुप हो गई। तीर्थ। तो फिर मैंने कहा और बताओ, तो बोले और कितना, हम कि जितना मन में है सब बताओ। फिर मम्मी ने बताया, मैंने सबको नोट किया और मैंने उस दिन सोच लिया, अब मैं जैसे मेरे को 10-15 दिन में जो भी टाइम मिलता है, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर के तीर्थ पे निकल जाऊंगी। मेरी मम्मी पापा को जो मन है मैं सब जगह घूमूंगी। लेकिन फिर तुरंत लगा कि मम्मी पापा के लिए तो उनकी बेटी ने सोच लिया, लेकिन कितने ऐसे मम्मी पापा भी हैं जिनके बच्चे इस तरह से नहीं सोच पाए। तो उनके लिए क्या वो हमारे कुछ नहीं लगते? क्या उनसे हमने कुछ नहीं सीखा? क्या वो हमारे माँ बाप नहीं हैं? तो मैंने विचार किया मैं सबको ही लेकर जाऊँगी, जितने लोग जा पाएँ। तो फिर एक ये भी आया कि तो बहुत बड़ा खर्च का काम होगा, मुझे कोई गुरेज नहीं इससे। मैंने सोचा जो मैं अपने बर्थडे में खुद को कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो अब इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा कि वो कुछ आप जो डायमंड और गोल्ड खरीदते हैं, तो वो ना खरीद करके हम कुछ लोगों को हम यात्रा पर ले जाएं। अब इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा? और ये ख्याल आया और मैंने तय कर लिया कि मुझे अपने हर साल अब अपने आप को कुछ ऐसा ही गिफ्ट देना है कि लोगों के लिए काम करो। मैं जब गई सबको लेकर के, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि लोग इतने खुश होंगे। करीब 30 लोग मेरे साथ गए थे, इतने खुश थे। हम गए थे, काशी गए, अयोध्या गए, विंध्याचल माई गए और मैहर माई गए। तो 5 दिनों में हमने इन 4 जगहों का जो भ्रमण किया और अच्छे से ऐसे ऐसे जगहों पे ले गई जहाँ बहुत बिना भगवान की कृपा के लोग नहीं जा पाते। उन्हें बनारस काशी तो खजाना है, तो काशी के ऐसे ऐसे रूप दिखाए, ऐसे ऐसे रंग दिखाए, लोग यूँ मुग्ध थे। फिर मैंने उस समय संकल्प किया कि ये चीज़ मैं हमेशा किया करूँगी, मैं हमेशा हर साल ले जाऊंगी। और इसके साथ ही मेरा शुरू हो गया कि मुझे और भी क्या, अब ये टाइम आ गया करने का। अब अभी से मुझे सेवा स्वास्थ्य में बस जुट बस गए। सब कुछ मैंने बस प्लान ही कर लिया कि अब मुझे वहाँ नहीं रहना है, यहाँ रह के काम करना है। और जब यहाँ रह के करना है तो पूरी तरह से समृद्धि पे लग जाना है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू मैम। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के लिए ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।